अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका फिजिक्स इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इमरान जाफर और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 से 4.3 कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। अब कंजर्वेटिव फोर्सेस और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती हैं ये हम बाद में इसी पता चलेगा लेक्चर के एंड पर, लेकिन जो मेन इसकी थीम है वो हम स्टार्ट करेंगे और उसके बाद पूरे लेक्चर को ड्राइव करने के बाद हम जाएंगे कंजर्वेटिव फोर्सेस और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस पर। सबसे पहले देखते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है। देखिए फोर्सेस होती है दो तरह की, एक होती है कांटेक्ट फोर्स और एक नॉन कांटेक्ट। मिसाल के तौर पर अगर मैं इस बोर्ड मार्कर को यहाँ से उठाना चाहता हूँ तो मुझे जब तक मेरा हाथ इस मार्कर के साथ कांटेक्ट में नहीं आएगा मैं इसे नहीं उठा सकता। मतलब जब किसी चीज पर फोर्स लगाने के लिए दो पार्टीज को कांटेक्ट में आना लाजमी हो तो हम कहेंगे वहां पर कांटेक्ट फोर्स लगाइए। लेकिन बात ऐसा होता है कि बगैर फिजिकली लिंक के भी एक बॉडी दूसरी पर फोर्स लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर इस बोर्ड मार्कर को छोड़ दूं, ये खुद क्या कर रही है, अर्थ की तरफ जा रही है, मतलब ग्रेविटी से खींच रही है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक कांटेक्ट नॉन कांटेक्ट फोर्स हुई। इस तरह और भी कई फोर्सेस हैं जो बगैर टच किए आप मतलब वो एक बॉडी दूसरी बॉडी पर फोर्स लग सकती है। ठीक है जी। अब उसमें हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, जो स्प्रिंग की इलास्टिक फोर्स वगैरह काफी सारी ऐसे फोर्सेस हैं। आज हम डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स निकालेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है। अब जो हमने मार्कर यहां से फेंका और वो जमीन की तरफ गया, इसका मतलब क्या है कि अर्थ के गिर्द, इस जमीन के गिर्द एक फील्ड है, रीजन है, एक स्पेस है जिसमें चाहे बॉडी अर्थ के साथ कांटेक्ट में ना हो फिजिकली, लेकिन फिर भी अर्थ पे उस पर फोर्स लगा रही है, तो उस जगह, उस रीजन या स्पेस को कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। और ये हर मैच के गिर्द होती है। अगर मैं हूं तो मेरी भी ग्रेविटेशनल फील्ड है, इस व्हाइट बोर्ड की भी है, तो सब चीजों की ग्रेविटेशनल फील्ड है। लेकिन अब आप पूछेंगे मुझे क्यों नहीं खींच रहा, क्योंकि मेरे और बोर्ड के दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या है, अर्थ के कंपेयर बहुत ही छोटी, जिस वजह से फील नहीं होती। अब मैंने लिखा है ग्रेविटेशनल फील्ड के रीजन और स्पेस अराउंड द अर्थ या ऑब्जेक्ट इन व्हिच इट एक्सर्ट्स फोर्स ऑन अदर बॉडी। अब मेन जो हमारा काम है वो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कैसे करेगी। अब मैं फर्ज करता हूं मेरे पास दो पॉइंट्स हैं, एक है पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट है पॉइंट बी। मैंने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है। अब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए मेरे पास कई रास्ते हैं। मैं क्या कर सकता हूं, यहां से सीधा भी जा सकता हूं, ठीक है, यहां से इधर जाऊंगा फिर भी पहुंच जाऊंगा यहां से यहां तक, या कोई भी इनफिनिट अगर मैं रास्ता चूज करूं, कोई भी रास्ता चूज करके मैं ए से बी तक आराम से पहुंच सकता हूं, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, हमने वर्क फाइंड करना है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कर लिए ए से बी तक तीन डिफरेंट रास्तों को चूज करके। आप कई कर सकते हैं, लेकिन बुक को फॉलो करेंगे तो हमारी बुक ने तीन तरीकों से इसको आपके वर्क कैलकुलेट कर। मजे की बात आपने ये देख ली है, एट द एंड जो ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रही है, जो ग्रेविटेशनल फील्ड में वर्क हो रहा है, वो क्या होगा, सेम होगा, चाहे आप ए से बी तक जाने के लिए कोई भी रास्ता चूज करें। कैसे, मिसाल के तौर पर पांच हम क्या लेता हूं, यहां से पॉइंट ए से बिल्कुल हॉरिजॉन्टल जाते हैं, इस पॉइंट तक सी, आपके इस पॉइंट को मैं डी कह लेता हूं, फिर यहां से बिल्कुल वर्टिकल में चलता हूं पॉइंट बी तक, यहां पर मैं पहुंच जाऊंगा। उसके बाद या फिर मैं क्या करता हूं, यहां से सीधा ऊपर की तरफ जाता हूं, इस पॉइंट को लेता हूं पॉइंट सी, और फिर यहां से पॉइंट डी तक फिर भी मैं पहुंच जाऊंगा। या फिर मैं कोई रैंडम सा रास्ता यहां पे दरमियान में चूज कर लेता हूं। ये तमाम रास्ते मुझे ए से बी तक लेकर जा रहे हैं। अब फर्ज करें कि पॉइंट ए और बी में जो डिफरेंस है, डिस्टेंस है, वो हम कहते हैं कि हाइट h है। दोनों पॉइंट्स एक दूसरे से हाइट h पर, h की दूरी पर है। अब क्या करते हैं, तीन पाथ चूज किए। पहला पाथ 1, इस पाथ में हमारे पास क्या होगा, हम ए से जाएंगे डी पर और फिर डी से जाएंगे बी की तरफ। दूसरा हमारे पास है पाथ 2, पाथ 2 हम ए से जाएंगे सी पर और फिर सी से बी। जबकि पाथ ए जो डायरेक्ट है, ये हमारा क्या है, एक रैंडम पाथ, इसमें कहता हूं पाथ 3। हम कैलकुलेट करेंगे तीनों पाथ से वर्क। पहले देखते हैं पाथ 1 हमें वर्क कैसे फाइंड करेंगे पाथ 1 के लिए। तो पहले मैं कैलकुलेट करता हूं वर्क लॉन्ग पाथ 1, पहले रास्ते से वर्क। अगर मुझे पाथ 1 को चूज करता हूं, मुझे टोटल वर्क होगा पाथ डब्ल्यू ए से लेकर बी तक, वो बराबर होगा, पहले मुझे जाना पड़ेगा ए से बी तक, फिर मुझे जाना पड़ेगा डी से बी तक। तो मैं दोनों वर्क को क्या करूंगा, कैलकुलेट करूंगा। अब मुझे पता है वर्क किसके बराबर होता है, वर्क हमने पढ़ा जी एफ डी कॉस थीटा, वर्क होता है एफ डी कॉस थीटा। जबकि इस केस में एफ क्या है, फोर्स, और ग्रेविटेशनल फील्ड में अगर ऑब्जेक्ट है तो फोर्स बॉडी के वेट के बराबर होती है, मतलब F इज इक्वल टू W, वेट इज इक्वल टू mg। तो इसको लिख सकता हूं mg, जबकि ये डिस्टेंस क्या है, वो रास्ते की लंबाई होगी जो हमने ली, ठीक है जी। तो W8 देखते हैं। पहले सबसे पहले A से लेकर D तक तो फोर्स हमारे पास वही है, वेट के
बराबर mg, उसके बाद लेंथ ऑफ पाथ हमारे पास AB है और cos, अब देखिए एंगल थीटा हमें किसके दरमियान लेना है, ग्रेविटेशनल फोर्स और हमारे इस लेंथ ऑफ पाथ के दरमियान। हम जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, जबकि ग्रेविटी हमें करती है डाउनवर्ड। अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, तो यहाँ पर मैं पुट करूंगा cos 90 डिग्री प्लस वर्क हमें कैलकुलेट करना है d से b तक। d से b तक देखिए हम जा रहे हैं d से b अपवर्ड, जबकि ग्रेविटी जो फोर्स या वेट है वो अमल करता है डाउनवर्ड। दोनों की डायरेक्शन देखिए अपोजिट, और अपोजिट के लिए हम जो एंगल यूज करते हैं वो है 180 डिग्री। तो यहां पर मैं लिखूंगा mg इनटू ये d भी हमारे पास हाइट h के बराबर है, mg इनटू h और cos 180 डिग्री। ठीक है जी, कैलकुलेट करते हैं cos 90 0, cos 90 हमारे पास होता है 0, ये खत्म होगी, प्लस mgh, और अगर मैं कैलकुलेट करूं cos 180, मुझे पता है cos 180 डिग्री होता है -1 के बराबर, तो ये आ गया वर्क a से b तक -mgh। इसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं वर्क फ्रॉम, ये तो पाथ 1 तक हो गया वर्क, अब हम कैलकुलेट करते हैं पाथ 2 के लॉन्ग वर्क, फॉलो करते हैं पाथ 2 को। पाथ 2 को देखो तो हमारे पास क्या है, हमें पहले इस पॉइंट A से पॉइंट C तक जाना होगा, फिर हमें पॉइंट C से B तक। तो दोबारा मैं लिखता हूं, ये वर्क A से B तक किसके बराबर है, वर्क फ्रॉम A से C, वर्क फ्रॉम A से C प्लस वर्क फ्रॉम C से B, जिसको दोबारा कैलकुलेट करते हैं जी। अब देखिए A से C तक हम जा रहे हैं अपवर्ड, हमारी जो डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है, जबकि ग्रेविटी डाउनवर्ड कर रही है, एंगल बन रहा है 180, तो मैं लिखूंगा AC, अपने AC किसके बराबर है, BD, और BD हाइट के बराबर है, FD cos थीटा, तो FD हमने कहा mg के बराबर है, जबकि ये जो लेंथ ऑफ पाथ AC है ये h के बराबर है, और cos 180 डिग्री प्लस WCB, वाला देखिए WCB क्या है, हम C से B इस तरफ जाएंगे, ग्रेविटी डाउनवर्ड, एंगल फिर कितना बना 90 का, तो WCB हमारे पास बनेगा mg CB जो लेंथ ऑफ पाथ है, और cos 90 फिर क्या होता है 0, ये टर्म 0, cos 180 -1, तो -mgh। ये है वो जो हमने इसे मटेरियल 2 और से कम किया था। ठीक है, अब ये वो वर्क है जो हमने कैलकुलेट किया फ्रॉम पाथ 2। अब हम तीसरा पाथ चूज करते हैं जो कि क्या है, रैंडम सा पाथ है, कर्व सा पाथ है, और ये है A से B। अब ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो पाथ कैलकुलेट करते हैं पाथ 3 का वर्क। पाथ हमारे पास है कुछ इस तरह से। अब देखिए ये हमारे पास लाइन है, यहाँ पे जो प्रॉपर हमारे पास एंगल नहीं बन रहा, तो एंगल को बताने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे पाथ को वही काम जो हमने लास्ट टाइम वेरिएबल फोर्स वाला किया था, इसको छोटे छोटे हम स्टेप्स में कैलकुलेट अपना कन्वर्ट कर लेंगे, डिवाइड करेंगे। कौन से स्टेप्स, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ठीक है जी, तो यहाँ पर आपने एक चीज पे गौर करना है, यहाँ पे जो भी वर्क होगा वो वर्टिकल स्टेप्स में ही होगा, क्योंकि अगर हॉरिजॉन्टल स्टेप्स के निकालें, लेट्स सपोज ये पहला हॉरिजॉन्टल स्टेप है, इस तरह होगा, और ग्रेविटी डाउनवर्ड, तो एंगल 90 का बनेगा, cos 90 0 होता है, मैंने 2 में किया है, तो जहां पर जो टोटल वर्क होगा वो वर्टिकल कंपोनेंट्स ही करेंगे। लेट्स सपोज ये मेरे पास पहला वर्टिकल कंपोनेंट है del by 1, del by 2 एंड सो ऑन, जो आखिरी वर्टिकल कंपोनेंट है del by n, जबकि इन दो पॉइंट्स B और A के दरमियान जो डिस्टेंस था या हाइट थी वो थी h। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि एक सीढ़ी है और सीढ़ी का आपके लिए दीवार से फर्श की जो फ्लोर की हाइट है वो 20 मीटर है, मैं एक सीढ़ी बनाना चाहता हूं जिसके 10 स्टेप हो, और तो हर स्टेप की कितनी ऊंचाई होगी, आप जाहिर सी बात करेंगे 20 मीटर है या 20 फीट है, तो हर स्टेप अगर 10 स्टेप बनाना चाहते हैं 2 फीट या 2 मीटर क्या होगी, उसकी हाइट होगी। बिल्कुल उसी तरह अगर मैं टोटल हाइट लिखूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, छोटे छोटे del by 1, del by 2, del by 3, मतलब छोटी छोटी वर्टिकल हाइट्स को ऐड करना पड़ेगा, तो टोटल को सम करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगी, हाइट। अब कैलकुलेट करते हैं, मैंने कहा यहाँ पर जो वर्क होगा फ्रॉम A से B, ये सिर्फ अलोंग वर्क जो है वर्टिकल कंपोनेंट से होगा, तो निकालते हैं वर्टिकल कंपोनेंट में पता है कि हमने हर स्टेप वर्टिकल में ऊपर जाना है और ग्रेविटी से नीचे अमल करना है, एंगल फिर क्या बनेगा cos 180। मैं इसको लिखूंगा, पहले जो क्या होगा वर्क mgh, ठीक है जी, और उसके बाद क्या होगा mgh, सॉरी ऐसे लिख दिया पहले स्टेप के लॉन्ग del by 1, मैंने स्टेप लिखे del by 1, del by 2, del by 3 एंड सो ऑन, प्लस mg, और साथ में मेरे पास आ गया एंगल cos 180 डिग्री प्लस mg del by 2 cos 180 डिग्री, चलते गए सो ऑन mg del by n और cos 180 डिग्री। अब cos 180 क्या होता है -1, तो सबके साथ क्या आ जाएगा -1 -1,
तो अब क्या होगा, मैं सब में से कॉमन लूंगा माइनस एम जी, अंदर क्या बचेगा, अब ये आप पूछेंगे माइनस कहां से है, cos 1 सब में आ रही है, होगा माइनस एम जी डेल वाई 1 माइनस एम जी डेल वाई 2 एंड सो ऑन। तो माइनस एम जी कॉमन है, अंदर बचा है डेल वाई 1 प्लस डेल वाई 2 प्लस सो ऑन प्लस डेल वाई एन। अब देखिए तमाम जो वर्टिकल स्टेप है डेल वाई 1 डेल वाई 2 ये टोटल मिलाकर इसके बराबर बन रहे हैं हाइट एच के, तो ये भी आ गया माइनस एम जी एच, इसे मैं कहता हूं पीरियड नंबर 3 और ये भी कहता हूं वर्ग ए से बी तक। अगर हम गौर करें तो चाहे हमने पाथ 1 फॉलो किया फिर भी माइनस एम जी एच, पाथ 2 फॉलो किया फिर भी माइनस एम जी एच और पाथ 3 फॉलो किया फिर भी माइनस एम जी एच की वर्क आ रहा है। इसका मतलब क्या है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रही है इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है। आप किसी भी रास्ते से चले जाएं इसको फर्क नहीं पड़ता, इसने हमेशा वर्क उतना ही आपको निकलेगा, चाहे आपसे ए से बी तक जाने के कोई भी रास्ता अख्तियार करें। तो पहला पॉइंट हमारे पास ये आया कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉरवर्ड। मैं पूरी स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूं कि इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉरवर्ड, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉरवर्ड, ये रास्ते पर डिपेंड नहीं करती। तो कोई भी ऐसी फोर्स जो दो पॉइंट्स के दरमियान जाने के लिए जो वर्क करे वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉरवर्ड हो, ऐसी फोर्स को हम कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। दोबारा सुन लें, ऐसी फोर्स जो ऐसा वर्क करे जो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉरवर्ड हो, जो पाथ पे डिपेंड ना करे, उसे हम कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। जबकि ऐसी फोर्स जो पाथ पे डिपेंड करे उसे हम कहते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। इसकी एक और कंडीशन भी है और वो क्या है कि वर्क डन इन क्लोज पाथ इज जीरो, कि वर्क डन इन क्लोज पाथ इज जीरो, कि क्लोज पाथ में जो वर्क होना चाहिए वो जीरो। अब ये हम प्रूव कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर मैं गौर करूं यहाँ पर ए से सी तक मेरे पास वर्क क्या आया था, मैंने कहीं कैलकुलेट किया ए से सी तक माइनस एम जी एच, ठीक है जी। उसके बाद क्या था, सी से बी तक हमारे पास जीरो था। अब बी से डी हम कैलकुलेट करते हैं, मैं लिख देता हूं वर्क डन क्लोज पाथ ए से बी। याद रखिए क्लोज पाथ एक ऐसा रास्ता होता है जिसमें आप जहां से स्टार्ट कर रहे हैं वहीं पर वापस आ रहे हैं। मिसाल अगर ए से स्टार्ट करता हूं सी पर, सी से बी से, बी पर बी से फिर डी पर और डी से फिर ए पर आ रहा हूं, तो ये कहलाएगा क्लोज पाथ। इसमें क्या है, बंद रास्ता है, क्लोज रास्ता है और वर्क डन इन क्लोज पाथ वो जीरो होता है। किसके लिए, कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए। अब साबित करते हैं ए से बी तक मुझे पहले ए से सी तक जाना पड़ेगा, इसका वर्क मैंने कैलकुलेट किया था माइनस एम जी एच, ठीक है जी। उसके बाद सी से बी हमने कैलकुलेट किया, इसका वर्क जीरो आया था, cos 90 था, प्लस अगर मैं जाऊं बी से डी तक, देखिए बी से डी तक जाने के लिए मेरे पास मैं नीचे जा रहा हूं, ग्रेविटी भी नीचे है, तो cos 0 आएगा, cos 0 1 होता है, मतलब इसके वैल्यूज पुट करें तो आंसर आएगा प्लस एम जी एच। और फिर हम अगर देखें डी से डी में क्या है, इस तरफ जा रहे हैं ग्रेविटी, फिर डाउनवर्ड एंगल 90 तो cos 90 0, तो ये फिर 0 प्लस एम जी एच माइनस एम जी एच कैंसिल, तो वर्क इन अ क्लोज पाथ क्या होगा, सॉरी वर्क ए लिखा है, ए से लेकर हमने ए तक ही करना है, मतलब ये क्लोज पाथ है, तो ये हमारे पास क्या होगा, वर्क इन क्लोज पाथ जीरो। ये दूसरी कंडीशन है कंजर्वेटिव फोर्स की। यहां तक ये हमारा टॉपिक मुकम्मल होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, पूछता है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है जी। इसमें आप अच्छा बात है कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस ऐसी होती हैं जिनमें वर्क क्लोज पाथ में जीरो ना हो। सिंपल सी एग्जांपल है आपकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। मिसाल के तौर पर अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, आप एक रास्ते से फॉरवर्ड जाते हैं, ठीक है जी, तब भी इसको वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन करना पड़ेगा, टायर्स को जब वापस आते हैं फिर भी वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन करना पड़ेगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने बिल्कुल मेन थीम आपको डिलीवर करने की कोशिश की है, कम टाइम में पूरे लेक्चर को कवर करने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है या कोई बात समझ नहीं आई आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी नए लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बहुत शुक्रिया।